कक्षा के सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक से, छठी कक्षा के सिविक्स यानी पॉलिटी की पुस्तक से 8वां अध्याय शहरी क्षेत्र में आजीविका, ये अंतिम है छठी क्लास का। इसके बाद हम लोग 7वीं क्लास को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शहरी क्षेत्रों में आजीविका बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों की आजीविका देखे थे, उसी तरीके से इसमें कुछ फोटो दिए गए हैं। इसमें देखना है कि किस किस तरह के लोग काम कर रहे हैं। भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर की ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिन रात काम, कुछ न कुछ शहर में चहल पहल आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ के लोग क्या काम करते हैं और क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे रहते हैं। वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं। क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं? बिल्कुल नहीं मिलते हैं सभी को। सड़कों पे काम करना, यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई थी तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हमने तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाला अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर और खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सके कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसके बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन और तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उसे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। वह चारों ओर लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई उसे अखबार पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों को ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटी सी टीन के डब्बे में अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बढ़वाना चाहता था। ये कहानी है, इसको जल्दी जल्दी पढ़ के निकलते हैं, साथ में इसको समझते भी चलेंगे। सड़क से थोड़ी दूर पर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में कुछ प्लास्टिक की बोतल, डिब्बे और बालों की पिन और चिमटी ले जा रही थी। वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गए जहां रिक्शे वाले कतार में खड़े होकर ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहां से 2 किलोमीटर पर था। बच्चू माझी एक रिक्शे वाले की कहानी है। मैं बिहार के एक गांव से आया हूं जहां मैं मिस्त्री का काम करता था और मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता। जो कमाई नहीं होती है वह परिवार के लिए पूरा नहीं पड़ती है। जब मैं शहर पहुंचा तो यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाती हूं और ग्राहक जहां भी जाना चाहे उसे वहां छोड़ देता हूं। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूं। मैं शहर में एक कॉलोनी के आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूं। दूरी के हिसाब से ग्राहक से 10 से 30 रुपये तक देते हैं। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं कर पाता। उन दिनों मैं बिल्कुल कमाई नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के एक कमरे में रहता हूँ। वे सब पास के ही फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 200 से 300 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, जिससे 100 से 150 खाने और किराए पर खर्च होता है। बाकी मैं अपने परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार अपने परिवार से मिलने जाता हूँ और जो पैसे शहर भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। ये एक रिक्शे वाले की कहानी थी। बच्चू माझी की तरह ही शहर के कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं।
वे स्वरोजगार में लगे हैं, उनका कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार देता है। यहाँ से ही आपको ये समझ में आएगा स्वरोजगार क्या है। तो कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता है, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदे और कहाँ और कैसे अपनी दुकान लगाए। उनकी दुकान अस्थायी होती है, कभी कभी टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बन जाती है, या लंबे खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ाकर। ये रेहड़ी पटरी वाले जिस तरीके से काम करते हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी कभी अपनी दुकान हटाने के लिए कह देता है, उसके पास कोई सुरक्षा नहीं होती है। कई ऐसे जगह है जहां ठेले वाले को घुसने नहीं दिया जाता है। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वह अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छाँट कर बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़क पर खाना नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। अहमदाबाद शहर में एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वाले 12% लोग अपने सड़कों पर ही काम करते हैं। हमारे देश में शहरी इलाकों में 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेला पर सामान बेचते हैं। अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थानों के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने का अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। जो भी रेहड़ी पटरी वाले सड़क के किनारे लगाते हैं उससे क्या दिक्कत होती है? जाम की समस्या, और पैदल चलने वालों में को दिक्कत होता है फुटपाथ पे अगर इस तरीके की दुकान लगती है। तो सरकार उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिस पर उन पर प्रतिबंध लगा हुआ है। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात और लोगों की आवागमन सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहर में कुछ लोग के इलाके फुटपाथ और ठेला पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिया गया, और यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो और वे लोगों के उन समितियों में रखे जाए जो इन मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। अब बाजार में, जब तक हम बाजार पहुंचे तो दुकानें अभी खुलना शुरू हुई थी, लेकिन त्यौहार के कारण वहां कुछ भीड़ हो चुकी थी। वहां मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि दुकानों की कतार पर कतार थी। एक कोने में दांत के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन को उन्होंने पहले से ही समय ले रखा था। वहां पहले पहुंच गई जिससे वह हमारी बारी न चली जाए। हमें थोड़ी देर एक कमरे में इंतज़ार करना पड़ा। डॉक्टर ने उन दांतों का परीक्षण किया और दांतों में छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने के लिए कहा। वह बहुत डर गई क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर इतना दर्द सहना पड़ेगा। डॉक्टर ने हमें यह सिले हुए कपड़े के एक शोरूम डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़े के एक शोरूम में गई। वहाँ कुछ सिलाए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम में 3 मंजिल थी और हर मंजिल पर अलग अलग तरीके के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंच गए जहां लड़कियों के कपड़े रखी हुई थी। बड़ी दुकान। हरप्रीत पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान में काम करते थे। इतवार को और त्योहारों के समय मैं और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। ये विभिन्न तरीके के शहर में आजीविका के साधन है उसके बारे में आपको परिचित कराया जा रहा है कि किस किस तरीके के शहर में आजीविका के साधन लोग चला रहे हैं। वंदना, हमने कुछ साल पहले यह शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिला या रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पे ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप में सजा कर रखा जाए। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों पर सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद और लुधियाना और त्रिपुरा से आते हैं। कुछ सामान दिल्ली के आसपास शहरों से, गुड़गांव, नोएडा से भी आते हैं। कुछ कपड़े हम विदेश से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ करनी पड़ती है। हम विभिन्न अखबारों, सिनेमा हॉल, टेलीविज़न और रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो यह शोरूम किराए पर है, पर हमें इसे जल्द ही खरीद लेंगे। जब से यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है तो हमारे व्यवसाय बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास के सोसाइटी में एक
फ्लैट भी लिया है। हरप्रीत वंदना की तरह कई लोग हैं जिसके पास शहर के बाजारों में अपनी दुकान है। वे अपनी दुकान छोटी बड़ी और अन्य लोगों को अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान और व्यापार खुद संभालते हैं। वे किसी दूसरे नौकरी करते हैं, लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। एक लोग ऐसे भी हैं जो दुकान और शोरूम खोलते हैं और खुद नहीं चलाते हैं, मैनेजर और सहायक रख के अपने खुद कहीं और नौकरी करते हैं। ये पक्की दुकानें होती है जिसके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इन बाज़ारों में दुकान बुधवार को बंद रहती है। इस बाज़ार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देता है। शहरों में आजीविका के साधन में एक फैक्ट्री भी है। मैं अपने एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला पड़ोस की जरी और कढ़ाई के काम करती है। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़े। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पे लोग चढ़ते जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे से धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने में खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भोरता ना बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची, लोग उतरने लगे। हमें भी एक मोड़ पर उतर गई और जान में जान आई। मोड़ पर बसे सारे लोग समूहों में बारों पर बैठे हुए थे। कुछ टिककर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे रेट को लेकर। कोई मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि यह लेबर चौक है। यहाँ दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री है। कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं, तो कुछ बोझा ढोते हैं, कुछ ट्रकों को सामान उतारते हैं, तो कुछ टेलीफोन की लाइनों और पानी की पाइपों के लिए खुदाई का काम करते हैं। ये रोजगार के अन्य साधन हैं शहरों में, लेकिन इन्हें हमेशा का काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था जैसे लोग कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ हैं। जैसे कपड़े सिले जा रहे थे, उस विभाग को हमने देखा। छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक व्यक्ति एक सिलाई मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार हो रहे थे। वे कमरे में एक तरफ तह करके कपड़े जो सिलाई हो रहा था उसको लगा रहे थे। निर्मला ने ऐसी ही एक जगह पाया जहां वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली कंपनी में दर्जी का काम करती है। जिस फैक्ट्री में वह काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। दिसंबर से अप्रैल महीने तक निर्मला का काम का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम करना शुरू करती है, रात के 10 बजे तक काम निपटाती है। कई बार देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला रोज 8 घंटे करने के लिए 280 रुपये मिलते हैं। इसके अतिरिक्त 100 रुपये देर तक काम करने को मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है और फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाता है। हर साल करीब 3 महीने से 4 महीने उसके पास काम नहीं रहता है। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम करने में लगे हुए थे। मतलब उसको काम करने तभी आना होता है जब मालिक की ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर उस खास मौसम में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरे काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह ही नौकरियां अस्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह और परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती। अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उससे बचाव के लिए भी कुछ नहीं है। उनसे बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली के चलने वाले कर्गो यानी पावरलूम फैक्ट्री में मजदूर दिन रात काम की पालिया में 12-12 घंटे तक काम करते हैं। उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती है।
एक दफ्तर, मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक प्रणाली यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 7:30 बजे अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर ना हो जाए, इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया और हमने बिल्कुल समय पर हम पहुंच गए। उनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे तो कुछ बसों की पंक्तियाँ की तरफ। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री में मैनेजर का काम करती थी। बिस्कुट शहर के बाहर फैक्ट्री में बनाए जाते थे। मौसी 50 विक्रेताओं का सेल्समैन काम का निरीक्षण करती करती है, जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं और लोग के दुकानदार और बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनका भुगतान इकट्ठा करते हैं। ये भी क्या है, शहर में काम करने का आजीविका का एक साधन के रूप में, रोजगार के रूप में ये चीज़ आप देख सकते हैं। काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी शहर को 6 भागों में बांट दिया है और हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है और उनके प्रगति की रपट देखती है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। उनको पूरे शहर की बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती है। मौसी नियमित तनख्वाह मिलती है और बिस्कुट कंपनी में अस्थायी कर्मचारी है। वे यह उम्मीद रखती है कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। अस्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे मिलते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत, उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है और इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा उन्हें मिल जाती है। छुट्टियाँ, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है और उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा सुविधा, कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उसके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाता है तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तर और फैक्ट्री और सरकारी विभाग में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और अस्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है और वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्रियों में काम कम हो तो उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता है। आखिरी दिन ख़त्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी मंदी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह के काम करते हैं। वे एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधे रखता है और शहरी जीवन बनाए हुए है। ये चैप्टर ख़त्म हुआ। ये इसमें चैप्टर में ये था कि शहर में किस तरीके से आजीविका के लिए लोग काम करते हैं, उससे संबंधित ये चैप्टर था। ये हुआ हम लोग का 6ठी क्लास का। इसमें कुछ खास था नहीं, बस कहानी के माध्यम से कुछ कंसेप्ट समझाए गए थे, किस किस तरह के काम होते हैं और क्या क्या उनके चुनौतियाँ होती है। ये हमको यहाँ पढ़ने को मिला। अब हम लोग पढ़ेंगे 7वीं क्लास की कक्षा अगले वीडियो से।